नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग इस समय जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसका अर्थ होता है भू आकृति विज्ञान। अर्थात पृथ्वी के जो संरचना है, जो उसकी बनावट है, कैसे दिखती है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, इस चीज को पढ़ रहे हैं। और थोड़ा सीरियस पढ़िए, ना समझ में आए तो मुझे बताओ, ठीक है? लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, जब इसके बारे में आप अच्छे से जान लेंगे तभी आगे के कोई भी फैक्ट आप इसके साथ जोड़ करके लाइफ टाइम के लिए अपने साथ रख सकते हो। ना तो रटना पड़ेगा, तो रटने में भी बड़ी समस्याएं होती हैं, ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये समझ गए तो उसके साथ लाइफ टाइम काम करेगा। खासकर जो यूपीएससी पीसीएस के बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो कॉन्सेप्ट जानना ही होता है। मेंस भैया कैसे लिखोगे बिना कॉन्सेप्ट के? प्रीलिम्स में तो कॉन्सेप्ट आता है, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत से पढ़ो, ठीक है? और समझो। कुछ दिक्कतें अगर हो तो बताया करो यार, बताते नहीं है। चलो ठीक है। तो हम लोग भू संचरण पढ़ रहे थे जियोमॉर्फोलॉजी में। उसमें हमने देखा कि जो इसका बल है, भू संचरण का जो बल है, वो दो प्रकार के, एक अंतर्जात बल है, एक बहिर्जात बल है। अंतर्जात बल मतलब पृथ्वी के आंतरिक बल, पृथ्वी के अंदर का बल, प्लेटों के द्वारा उत्पन्न बल। उसी बल में आपका जो है भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है। और इन सब बल से, जो संपीड़न बल है जिसकी वजह से भूकंप भी आता है और कई जगह पे ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं, उससे पृथ्वी की संरचना में परिवर्तन होता है। ठीक है? ऊपर की बनावट में परिवर्तन होता नहीं होता? तो पर्वतों का निर्माण ऐसे ही होता है, पठारों का निर्माण ऐसे ही होता है। तो मैदान का निर्माण भी में भी इसका बड़ा हिस्सा है अंतर्जात बल में, जिसको हम लोगों ने समझ लिया था। आगे है बहिर्जात बल। बहिर्जात का मतलब पृथ्वी की जो बाहरी हिस्सा है, पृथ्वी का जो सतह है, यह है आपका अंदरूनी बल जो यहाँ से उत्पन्न होता है, और बाहरी बल जो कहीं ना कहीं पृथ्वी के सतह से बाहर से उत्पन्न होता है। कुछ इस यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पे बल कौन कौन से कार्य करते हैं जो कि पृथ्वी की संरचना में योगदान देता है? तो उसमें समझिएगा सबसे बड़ा जो कारक है वो है अनाच्छादन का, ड्यूनेडेशन का। ठीक है? अनाच्छादन मतलब क्या होता है? किसी चीज को काट छांट करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही अनाच्छादन कहलाता है। जैसे सपोज करो एक पर्वत है, ठीक है? वो उसको काटा छांटा, फिर उसको कहीं पहुंचा करके मैदान बना दिया, कहीं टीले बना दिए, तो कहीं बजरी का एकदम, ठीक है, नदी बन गए, पहाड़ बन गए, मैदान बन गए, पठार बन गए। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो अनाच्छादन के कार्य होते हैं। अनाच्छादन में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। आप पहला होता है अपक्षयण, इसको वेदरिंग भी बोलते हैं। ठीक है? यह एक स्थैतिक क्रिया है। स्थैतिक मतलब स्थैतिक स्थैतिक क्रिया है। स्थैतिक क्रिया मतलब होता है जो कि वहीं पे होता है। ठीक है? अपक्षण जैसे मान लीजिए कि कोई पत्थर है, पत्थर नहीं, हम चट्टान लेंगे। एक्चुअली बड़े बड़े चट्टान जो हैं पर्वत पे, ठीक है, वो है, ठीक, इस पे वेदरिंग होगा। इस पे कहीं ना कहीं सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं लंबे समय तक, ठीक है, दिन में ज्यादा है, दोपहर में, सुबह में कम है, शाम में कम है, कभी बारिश हो रही है, कभी उस पे ओले पड़ रहे हैं। इन सब वजहों से कभी उस पे अत्यधिक प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, और उस पे वायु भी चल रही है, बालों से मिलकर वायु चल रही है, जैसे घर्षण भी हो रहा है। इन सब वजहों से जो उस चट्टान में यहाँ पे जो परिवर्तन आएगा, इसमें जो दरारें बनेंगी, टूटेगा, विखंडित होगा, उसे ही बोलते हैं अपक्षयण या वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है? समझिएगा, ये जहां है वही टूटता है, लेकिन इसका काम क्या है? तोड़ा ये, अब ये उसको ढो करके कहीं और ले जाएगा। ठीक? ये क्या है? ये भी गत्यात्मक क्रिया है, ये भी, लेकिन ढोने का नहीं, इसमें गुरुत्वाकर्षण का बड़ा रोल होता है। हम इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम अपक्षयण को समझ लेते हैं। तो अपक्षयण में देखिए, वेदरिंग जो होता है, पहले वेदरिंग समझ गए नहीं समझ गए? सही बताना, वेदरिंग समझ गए? चलो, वेदरिंग क्या होता है? मौसम का प्रभाव से, सूर्य ताप के, भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रिया से जो किसी चट्टान में या फिर पृथ्वी के किसी भी सतह पर जो परिवर्तन आता है, उसे ही अपक्षयण कहते हैं। ठीक है? तो इसमें देखो, पहला कारक है भौतिक कारक। इसमें आपका सूर्य ताप है,
पाला है, दाब मुक्ति अगर होती है तो दाब कम होता है, ठीक है, तब भी ऐसा होता है। वर्षा है, वायु है, बालू है, मिट्टी है, और भूस्खलन की क्रिया भी होती है। भूस्खलन समझते हैं ना, भूस्खलन समझते हैं। अगर ऊपर से लैंडस्लाइड करके आ रही है, मान लो कि यहाँ पर्वत और एक है ऊंचा है, तो यहाँ से लैंडस्लाइड करके आ रहा है, तो जो ये सब है, ये सब हिस्सा यहाँ पे है, तो इस पे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो भी कटेगा, उसके साथ साथ लेकर के जाएगा, ठीक, या फिर टूटेगा या फिर घिसेगा, कुछ तो इससे परिवर्तन आएगा इसके मार्ग में जब करेगा तो, ठीक, वही वो कहना चाह रहा है। रासायनिक जो अक्षय कारक है उसमें आपका एक है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन आयरन के साथ मिल करके ऑक्साइड बना देता है और उसको फिर तोड़ता रहता है, धीरे धीरे रासायनिक क्रिया हो जाती है। ऐसे ही कार्बनीकरण भी होता है, ये भी चीजों को तोड़ता है, ठीक है। जलयोजन, जल के साथ लंबे समय तक मिलने पे जल भी कुछ उसका हिस्से को काटता है, तोड़ता है। कोई भी पदार्थ, कोई भी धातु हो, पत्थर हो, जल के अंदर है तो वो भी जल जो है उसको तोड़ेगा, जल भी उसके साथ कुछ क्रियाएं करेगा तो उसको भी वो तोड़ेगा। विलयन और घोल, कुछ ऐसे पदार्थ जो थोड़े से घुलनशील टाइप के हैं, जल पाते ही घुल जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए एक चट्टान है, यही ले लेते हैं, यहाँ पे वर्षा हुई, वर्षा जो इसमें जिसका संगठन वीक है, चट्टान का जो संगठन वीक वाले हैं आसादी चट्टान के, तो वो उस पानी के साथ घुल करके बह जाएगा, तो इसका मतलब इसमें फिर परिवर्तन, ठीक है। सिलिका का अवघटन, आपको पता ही है कि जितने भी चट्टान हैं उसमें सिलिका की मात्रा होती ही होती है। चलो अगर नहीं जानते हैं तो परेशान मत होइएगा, हम जब आपको चट्टान बताएंगे तो वहां पे भी इसका डिस्कस हम लोग अच्छे से करेंगे, और जब ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तब भी सिलिका का तो डिस्कशन होना ही होना है, ठीक है। और एक चीज आप लोग जानते ही हैं कि जो पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट है वो सियाल, जिसका नाम है सियाल, याद है, भूल गए, करने से याद रखिएगा, ठीक है। सियाल, SiAl, सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ होता है क्रस्ट, तो यहाँ पे भी सिलिका ऊपर ज्यादा है, इसीलिए सिलिका का जब अवघटन होगा तो जाहिर सी बात है कि उस चट्टान का भी अवघटन होगा ही होगा, क्योंकि सिलिका मात्रा ज्यादा है ना। हाँ, तो जैविक, अब इसमें वेदरिंग में जैविक कारक के बारे में जान लेते हैं। वनस्पतियां हैं, जहां वनस्पतियां लगती हैं, जहां वनस्पतियां जम गई, ठीक है, तो उसका संगठन भी कुछ टूटेगा नहीं टूटेगा, कमजोर होगा, और वनस्पति जब मान लीजिए अपने लाइफ जी करके सड़ गल करके वहां से हटा तो फिर मिट्टी वहां की वीक हो गई, वर्षा होगा बह जाएगा, कुछ इस तरीके से। और ये मत समझिएगा कि ये एक रात की बात है, ये भी लंबे समय की क्रिया की बात चल रही है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना भैया, एक एक टॉपिक को मैं बहुत ही विस्तार में कर सकता हूँ, पूरा विस्तार में इतने में ही नहीं हो पाता, लेकिन क्या है कि मैं बार बार मेंशन करूंगा कि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। तो वीडियो हम लंबा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी एक सीमा है, और हमको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट भी बताना होता है, तो हम कुछ पहले बोर्ड पे लिख कर कुछ इस तरीके से ही कोशिश करते हैं बताने की। अब बाकी जीव जंतु हैं, जीव जंतु जहां भी रहती हैं हम अपना रासायनिक भौतिक सब कुछ क्रियाएं करते ही करते हैं भाई, खाना पीना टहलना घूमना सब कुछ होता है। तो अब चाहे वो कितना भी मजबूत चट्टान क्यों ना हो, लेकिन अगर करोड़ों वर्षों से कोई जानवर इंसान कुछ भी रह रहा हो उस पे, तो उसके स्वरूप में परिवर्तन उस जानवर उस जीव के कारण हो सकता है, होगा ही होगा, ठीक है। मानव तो सबसे उत्पादी इंसान है भैया, सबसे उत्पादी जीव है, ऐसे कहें, ये जहां रहता है वैसे ही अपना विनाश करता रहता है भाई। किसी चट्टान को काट करके रेलवे का ट्रैक बिछा दिया, ठीक है, काट करके उसको रोड बना दिया, जो मर्जी वो अपना कर सकता है इंसान भैया। सबसे बड़ा कारण समझ लो अक्षय का तो इंसान है, क्योंकि इससे ज्यादा जल्दी इनमें से कोई नहीं कर पाएगा जितना जल्दी इंसान करता है। ये तो लगाते हैं 1000 साल, 500 साल, 10,000 साल, 1 लाख साल, 10 लाख साल, 1 करोड़ साल लगाएंगे, तब उसके रासायनिक संरचना और संगठन में कुछ परिवर्तन आता है ढंग का। ये तो चाहे तो 1 साल में ही पहाड़ को आर पार तोड़ दे, चाहे तो पहाड़ को ही खोल खाद करके पहाड़ गायब कर दे सिर्फ 1-2 साल में ही। तो मानव सबसे पावरफुल है, ठीक है।